नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के यूपी एग्जाम पे जुड़े हैं। दोस्तों, आप दोपहर के 2 बज चुके हैं। समय है आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का। और ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में आप लोग के साथ जो टॉपिक चर्चा हो रही है वो टॉपिक है वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। दोस्तों, ज्वालामुखी की क्लासेस हम 2 दिन से कर रहे हैं और आज हमारा तीसरा दिन है जिसमें हम लोग ज्वालामुखी के बारे में आपके साथ चर्चा कर रहे हैं और ज्वालामुखी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ज्वालामुखी के बारे में जो हम आपके साथ चर्चा 2 दिन से कर रहे थे, तो कल की क्लास में अगर हमने बात किया दोस्तों, तो हमने ज्वालामुखी के प्रभाव के बारे में यानी कि इम्पैक्ट ऑफ वोल्केनो ऑन द अर्थ, ठीक है, और अर्थ के ऊपर यानी कि पृथ्वी के ऊपर वोल्केनो ज्वालामुखी के प्रभाव के बारे में चर्चा की थी। और हमने बात किया था कि केवल ज्वालामुखी जो है आपके एक लिथोस्फीयर की घटना है या लिथोस्फीयर के अलावा आपके ये एटमॉस्फेयर की घटना है, आपके हाइड्रोस्फीयर की घटना है या बायोस्फीयर की घटना है। और काफी सारे उस पर हमने बात भी किया। हमने बात किया कि जब ये ज्वालामुखी जो है आपके वायुमंडल में आती हैं, तो आपके वायुमंडल के अंदर क्या होता है कि जो गैसों का संगठन है, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ गैसेस जो है उसको परिवर्तित करती है। हमने एसिड रेन के ऊपर बात किया। हमने बात किया कि ये जो ज्वालामुखी हैं जब आपके जलीय क्षेत्रों में जाती हैं, तो जलीय क्षेत्र में जाने के बाद क्या करती हैं कि जल क्षेत्र में जाने के बाद आपके ये समुद्र में समुद्री पंख का निर्माण करती है, ठीक है। इसके अलावा हमने बात किया कि ये जो ज्वालामुखी है, इनसे जो राख है, इन राखों का जो जमाव होता है, तो इन राखों के जमाव से पठारों का यानी कि प्लेटों का निर्माण होता है, जिसके बारे में हमने बात किया था कि जो हमने इग्निस ब्राइट की बात की, इग्निम ब्राइट की बात की, और इसका मैंने बताया कि आपके ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड के क्षेत्र पे ये इग्निम ब्राइट का आपको चट्टान पठार देखने को मिलेगा। इसके बाद हमने बात की थी कि जो ये ज्वालामुखी से जो राख निकल कर आ रही है, ज्वालामुखी के अंदर की जो राख है वो कैसी होंगी, या जो आपका हमने जो बात किया था एकदम ब्राइट जो पठार है वहां की मिट्टियां कैसे होंगी, तो मैंने कहा था कि इसमें से एस्थेनोस्फेयर से ये आपकी ज्वालामुखी की जो राख है वो एस्थेनोस्फेयर से आ रही है, और यहाँ आपके आयरन की मात्रा जो है बहुत ज्यादा होगी। तो आयरन की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, यहाँ की जो मिट्टियां होंगी वो क्या होंगी, अत्यधिक उपजाऊ होंगी, ठीक है। इसके अलावा हमने मैग्मा और लावा का अंतर देखा था, और मैग्मा और लावा के अंतर में हमने कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया था कि मैग्मा और लावा में अंतर क्या है। इन लावा के बारे में मैंने आपको कल के टॉपिक में ये बताया कि यही लावा जो है इनको हम लहर भी कहते हैं, ठीक है, या इनको ग्लोइंग एवलांस भी कहा जाता है, जिसको मैंने समझाने की कोशिश किया। और उसके बाद बताया दोस्तों कि यही जो लावा जो है जब नीचे की तरफ आती है बहते हुए, ठीक है, तो नीचे की तरफ जब आएंगी और नीचे आकर जमने लगेंगी तो इसको हम ओग्लोमेरेट कहते हैं। साथ ही यही जब नीचे जमकर ठोस हो जाएंगी तो इनको हम एग्लोमेरेट कहते हैं, और जब शीतल हो जाएंगी तो इन्हीं को हम टफ कहते हैं, ठीक है। इनके रचना के आधार पर हमने बताया था कि ये जो लावा है अगर पृथ्वी के धरातल के ऊपर जमती हैं तो हम इन्हें बेसाल्ट चट्टाने कहते हैं, और यही धरातल के अंदर अगर जमेंगी तो ये ग्रेनाइट की चट्टाने होंगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको जो बेसाल्ट की चट्टान है उसके बारे में आपको बताया कि महाराष्ट्र में जो आपके टक्कर ट्रैप है वहां आपके बेसाल्ट की चट्टाने मिलती है, जहाँ कपास की खेती की जाती है, जो काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसके अलावा वोल्केनिक जो गैस है, यानी कि आपके वोल्केनिक इरप्शन से कौन कौन से गैस निकलते हैं, जिस पर कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि वोल्केनिक गैसेस निकलेंगी, वोल्केनिक डस्ट निकलेंगे, वोल्केनिक ऐश निकलेगी, वोल्केनिक कोर निकलेंगे, लैपली होगा, ब्रेशिया होगा जिसको कि हमने ऑग्लोमर्ट कहा था, बॉम्ब होगा जिसको कि हमने एग्लोमेरेट कहा था, और इसके साइज के बारे में हमने बात किया कि इसका साइज जो है वो 0.05 mm से लेकर 32 mm के बीच में रहेगा, जिसके बारे में मैंने अभी तक नाम लिया आपके साथ। वोल्केनिक डस्ट, वोल्केनिक एश, वोल्केनिक कोर, लैपिली, ब्रेशिया, बॉम्ब जिसको कि हम ऑग्लोमेरेट और एग्लोमेरेट कहते हैं, इनके बारे में मैंने आपसे बात किया। उसके बाद मैंने बात किया था दोस्तों कल की क्लास में कि जो आपके एग्लोमेरेट या आपका ऑग्लोमेरेट जो होता है वो साइज में बड़ा होता है, इसलिए मैग्मा के प्रेशर से ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाता, और इस सतह पर आके क्या होता है, नीचे की तरफ आपका ये बहने लगता है, जिसको हम लावा के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद मैंने पृथ्वी के अंदर के जो मैग्मा के पिघलने से जो आपका एक परत का निर्माण होता है, जो कि मैंने कहा कि वो एक चट्टानों का निर्माण होता है आपके अंदर ही, कहा पृथ्वी के अंदर, धरातल के अंदर। और मैंने कहा कि ये जो आपके धरातल के अंदर जो ये मैग्मा का जो जमाव होगा, अगर ये हॉरिजॉन्टल जमाव होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, सील कहेंगे।
और यही अगर आपका वर्टिकल जमाव होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, डाइक कहेंगे। इसके अलावा हमने जो बात की थी दोस्तों की और भी आपके जो ज्वालामुखी से आकृतियों का निर्माण होता है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने कहा कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, तो अब धीरे-धीरे हम उसके ऊपर पढ़ना भी अब शुरू करेंगे, जैसे कि आपका फेकोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, बैथोलिथ, इन सारी तरह की जो संरचनाएँ होंगी जो कि आपके पृथ्वी के अंदर आंतरिक निक्षेप के माध्यम से होती है, इनके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है? फिर मैंने आपसे बात किया कि क्या ज्वालामुखी उद्गार फिर से होगा कि नहीं होगा, और मैंने वहाँ प्लग का उदाहरण दिया जो कि मैं आपको खूंटा या मुहासे के रूप में, पिंपल्स के रूप में जो एग्ज़ाम्पल था उसके बारे में भी आपको मैंने बताया। ठीक है? तो इन सारी चीज़ों की बात बात करते-करते हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, और आगे की जो बातें हैं, उस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमने बात किया था दोस्तों कि जो आपका ये जो प्लग है, प्लग के बाद हम देखेंगे कि यहाँ अब क्या होगा, सेडिमेंट्स का जमाव नहीं होगा, अब क्या होगा, एक परत के ऊपर परत बनती जाएगी जिसको मैंने कहा कि ये ट्रैप होंगी, ठीक है? और इस ट्रैप के अंदर हमने देखा था कि उस क्षेत्र के जितने भी आपके वनस्पति हैं या जीव-जंतु हैं, जो आपके दब जाएँगे और वो जाके आपके फॉसिल्स बन जाएँगे, और इन फॉसिल्स को हम क्या कहेंगे, इंटरट्रैपियन फॉसिल्स कहेंगे। और इनके जो स्टडी होती है दोस्तों, जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है, उसको पालियोबॉटनी कहा जाएगा, ठीक है? और इसका जो अध्ययन का आधार होगा उसको पॉलियोमैग्नेटिज्म हो कहा जाएगा, ठीक है? और इसी के आधार पे आपका पॉलियोक्लाइमेट और पॉलियोटेक्टोनिक का अध्ययन जो है वो एक्सपर्ट करते हैं, जिससे पृथ्वी के अंदर के ये जो आपका जो ज्वालामुखी ट्रैपिंग है, इसके अंदर के अध्ययन के माध्यम से क्या करते हैं, जितने भी रहस्य हैं उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ये सारी बातें हमने की थी दोस्तों। फटाफट आप सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए, और ऑनलाइन आकर शेयर कर दीजिए क्लासेस कैसी लग रही हैं, अपना कमेंट भी कीजिए दोस्तों। और मेरा नाम अनूप उपाध्याय, मैं आपका मेंटर और कोच हूँ सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए। मोर देन 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स का। ज्योग्राफी क्लासेस अभी 2 बजे आप लोग देख ही रहे हैं। करंट अफेयर्स की क्लासेस सुबह 9 बजे आती है, जो कि आप लोग देखते ही हैं। ठीक है, मेंटर 10,000 प्लस स्टूडेंट और सिलेक्शन 280 प्लस, ये अभी तक के आंकड़े हैं जो कि आपके सामने दिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी का अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी यूपी एग्जाम के नाम से है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए दोस्तों, जहाँ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज होंगे, क्विजेस होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, काफी सारे फायदे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल के प्ले स्टोर से डाउन सर्च करना, और उसको क्या करना है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको मैनेज गोल में आना है। मैनेज गोल में आके स्टेट पीएससी सर्च करना है। आपका एम अगर यूपीएससी है तो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम सर्च कीजिए। अगर आपका एम स्टेट पीएससी है तो आप स्टेट पीएससी पे आइए और अपने हिसाब से स्टेट को चूज कर लीजिए। मेरी क्लासेस देखनी है दोस्तों तो आप यूपी पीएससी को सर्च कीजिए, जहां मेरी प्लस की क्लासेस मिलेंगी। यूपी पीएससी पे आने के बाद प्लस, प्लस के बाद गेट सब्सक्रिप्शन के बाद फी स्ट्रक्चर आ जाएगा। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना और 24 महीना। जो कि 1 महीने का फी 1400, 3 महीने का फी 3500, 6 महीने का फी 5600, 12 महीने का फी 7000 और 24 महीने का फी जो है आपका 8400 है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है अनूप 10, इस कोड को यूज करने के बाद क्या है कि आपके फी में जो है वो 10% की क्या हो जाएगी, छूट हो जाएगी। 10% फी आपका ऑफ हो जाएगा, है ना? तो 10% का फी आपका ऑफ हो जाएगा, और आपका जो फी है, जो कि आपको 24 महीने का 8400 यानी कि 8400 दिखा है, ये घट के आपका 7560 रुपये हो जाएगा, यानी कि इतने कम फी। 12 महीने का जो फी है वो जो आपका 7,000 दिख रहा था दोस्तों, वो घट के 6,300 हो जाएगा। तो इतने कम फी में आपको ये सारी सुविधा मिल रही है, इसका आप लोग लाभ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। रेफरल कोड अनूप 10 है, और इस कोड का यूज करके आपको क्या होगा, गेट 10% ऑफ बाय यूजिंग दिस कोड। और प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे लाभ हैं कि आपको लाइव स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी, पूरी परीक्षा की तैयारी होंगी, असीमित लाइव क्लासेस मिलेंगे, वीकली प्रश्नोत्तरी मिलेंगे, प्लस कोर्सेस होंगे, डाउट क्लियरिंग क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, टेस्ट सीरीज, प्रॉपर गाइडेंस, बहुत सारे फायदे आपको इस क्लास के माध्यम से होंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने जो है पढ़ा, और कल की क्लासेस में हमने क्या देखा, कल की क्लासेस में हमने देखा कि फिर से ज्वालामुखी की घटना होती है, और हमने देखा कि जो आपका जो प्लग है वो निकलेगा, और उसके बाद हमने ट्रैप के बारे में पढ़ा और ट्रैप्स के बारे में हमने जाना। लेकिन मान लीजिए दोस्तों कि अभी तक तो हमने ये देखा कि आपकी ज्वालामुखी घटना हो रही है और प्लग को धक्का देके क्या है वो बाहर की तरफ निकल रहा है। अब एक इमेज के माध्यम से हम इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि ये आपका वो स्थान है जहां से ज्वालामुखी जो है की घटना होने वाली है। और ज्वालामुखी की घटना में हम देख रहे हैं कि ये मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, वोल्केनिक पॉइंट हो गया, ठीक है। और हम ये क्या देख रहे हैं, ये स्थान जो हो गया वो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका मैग्मा चैम्बर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया,
मैग्मा चेंबर। और इसी मैग्मा चेंबर से हम क्या देख रहे हैं कि इस मैग्मा चेंबर से मैग्मा जो है वो क्या है, बाहर की तरफ निकल रहा है। मैग्मा चेंबर से मैग्मा जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, ऐसा हम देख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब हमने इसके जस्ट पहले आपके साथ जब बात की तो हमने कहा कि यहाँ जो है इस क्षेत्र पे अगर हम देख रहे हैं, तो इस क्षेत्र पे हम क्या देख रहे हैं कि जो ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, जब ज्वालामुखी का उद्भेदन रुक गया था, जब थम सा गया था, तो यहाँ किस चीज का निर्माण हुआ था? यहाँ की जो चट्टानें आपकी जो जम गई थी, जिसको हमने क्या कहा था? प्लग कहा था, यानी कि खूंटा कहा था, है ना? प्लग कहा। हमने कहा कि अगर ये प्लग जो है, ये जो मैग्मा का जो आपका प्रेशर लग रहा है, तो मैग्मा के प्रेशर लगने से क्या होगा, हो सकता है ये प्लग जो है वो आपका बाहर की तरफ निकल जाए। ठीक है, और बाहर की तरफ निकल जाए तो हमने क्या देखा था कि आपका क्या है, यहाँ ट्रैप का रचना हमने देखा था, और ट्रैप T1 T2 T3 T4 ये सब सारे हमने देखा था। और हमने देखा था क्या कि इस ट्रैप के अंदर क्या है आपके, मतलब कि जो फॉसिल्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हमने घटना देखा था। लेकिन कभी आपने सोचा है कि मान लीजिए कि जो ये प्लग है, ये मैग्मा के प्रेशर देने के बाद भी ना निकले तो? अगर ये मैग्मा का प्रेशर आ रहा है और ये प्लग नहीं निकल रहा है, तो फिर इसके बाद क्या होगा? जरूरी तो है ना कि प्लग निकल ही जाए, है ना? कभी कभी क्या होगा कि प्लग जो है वो नहीं निकलेगा। ठीक है, क्या होगा? प्लग जो है वो नहीं निकलेगा। अब प्लग जब नहीं निकलेगा तो भाई अंदर से मैग्मा जो है वो कहीं ना कहीं से बाहर तो आएगा ना। ठीक है, तो मैग्मा क्या करता है कि जब यहां से नहीं निकलेगा तो इसके साइड से क्या होगा कि एक अपना स्पेस बना लेगा। साइड से क्या होगा कि अपना एक स्पेस बना लेगा। ठीक है ना? और साइड से स्पेस बना के क्या करेगा, इस ट्रैप के बीच में से बाहर की तरफ निकल जाएगा। समझ रहे? इस ट्रैप के बीच में से बाहर की तरफ निकल जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें कि जो साइड से यहाँ से ये मैग्मा अपने आप को निकलने के लिए प्रेशर देके स्पेस बनाया, इसका मतलब कि ये जो स्थान है आपके इस स्थान से क्या है, कमजोर है। क्या है? ये जो स्थान है वो क्या है आपका, कमजोर स्थान है ना? क्या है? कमजोर स्थान है, जहां से मैग्मा ने क्या किया, प्रेशर दे के निकलने की कोशिश की। ठीक है, तो जो ये स्थान है, जो कमजोर स्थान है, इस कमजोर स्थान को हम क्या कहेंगे, इस कमजोर स्थान को हम कहेंगे साइड विंड। क्या कहेंगे? साइड विंड कहेंगे। ठीक है, और ये साइड विंड जो है दोस्तों, ठीक है, वो क्या करता है, इस ट्रैप के अंदर से छिद्र बना के बाहर की तरफ निकल जाता है। अब इस ट्रैप के अंदर से जो छिद्र बना के बाहर की तरफ निकलता है, तो यहाँ जो छिद्र बन जाता है वो छिद्र क्या है, एक कोण के आकार में क्या हो जाएगा, कोण के आकार में, यानी कि शंकु के आकार में क्या हो जाएगा, एक शेप ले लेगा। और इस शंकु के आकार पे जो शेप लेगा, इस शंकु को क्या कहा जाएगा, इस शंकु को कहा जाता है पराजीवी शंकु। क्या कहा जाएगा? पराजीवी शंकु, यानी कि पैरासाइट कोण। क्या कहा जाएगा? पराजीवी शंकु, यानी कि पैरासाइट कोण। ठीक है, बात समझ गए? क्या कहा जाएगा? पराजीवी शंकु, यानी कि पैरासाइट कोण। लेकिन कभी कभी क्या होगा दोस्तों कि जो आपका मेन वर्क, ठीक है, आपका जो मेन ये वोल्केनिक जो है, यहां से अगर हम देखें कि ज्वालामुखी अगर कभी कभी पूरी तरह नहीं निकल पाती, ठीक है, ज्वालामुखी जो है वो पूरी तरह से जब नहीं निकल पाती है तो क्या होता है कि ये जो होता है 3 स्टेज पर निकलती है। सबसे पहला जो स्टेज होता है दोस्तों, उसको कहा जाता है फ्यूमोरोल। फ्यूमोरोल, फ्यूमोरोल में क्या होता है दोस्तों कि आपका सबसे पहले जल वाष्प निकलेगा। फ्यूमरोल के बाद जो दूसरी स्थिति हो दोस्तों, उसको कहा जाता है सोल्फाटर। क्या कहा जाता है? सोल्फाटर। सोल्फाटारा की स्थिति में क्या होती है दोस्तों कि यहाँ से आपके सल्फर युक्त पदार्थ आपके निकलते हैं। क्या निकलते हैं? सल्फर युक्त पदार्थ आपके निकलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी स्थिति होती है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है? ये आपकी पहली स्थिति, ये आपकी दूसरी स्थिति, यहाँ मैं आपकी तीसरी स्थिति लिख देता हूँ। जो तीसरी स्थिति होती है दोस्तों, उसको कहा जाता है मुफेट। क्या कहा जाता है? मुफेट। ठीक है, और मुफेट में हम देखते हैं, इसमें क्या होता है
कि जो आपका ज्वालामुखी का जो उद्गार हो रहा है, ठीक है, जो कि पूरी तरह से नहीं हो पाया, तो इसमें जो होता है, मुख जो है वो खुला रह जाता है। मुख क्या होता है? खुला रह जाता है। ठीक है, अब इसके लिए हम देख लेते हैं कि जैसे ह्यूमन बींग के अंदर जो ज्वालामुखी की यानी कि वोल्केनिक इरप्शन की जो घटनाएं होती है उसके माध्यम से हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपने खूब कचौड़ी खा लिया, लगन का समय चल ही रहा है, शादी विवाह का समय चल ही रहा है, और मुफ्त के चंदन घिस रघुनंदन, मुफ्त के भोजन मिल रहा है, तो जहां आपके पेट की जो लिमिट है वो एक पूड़ी दो पूड़ी खाने की है, वहां आप सोच रहे हैं कि भैया बड़ा दिन बाद पूड़ी मिला है, दवाई लो। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? ठूस ठूस के ठूस ठूस के दुई पूड़ी तीन पूड़ी चार पूड़ी पांच पूड़ी छह पूड़ी सात पूड़ी दबाए जा रहे हैं। ठीक है, अब आपका पेट कह रहा है कि बहुत हो गया, लेकिन आप तब भी उसके बाद क्या कर रहे हैं? दुई ठो और ले लो भैया, दुई में का हो जाएगा, दुई और ले लो। आपने और ठूसना शुरू कर, अब जब ठूस दिए हो तो भैया अंदर तो खलबली मचाएगा, और अंदर जब खलबली मचाएगा तो सबसे पहले ठीक है बाहर आएगा। ठीक है, बाहर आने के बाद फिर क्या होगा? फिर से बाहर आएगा, और बाहर जब आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया ये कुछ खट्टा खट्टा सा तो लग रहा है, यानी कि पहला जो है जलवाष्प के रूप में बाहर आएगा। दूसरी बार क्या होगा? सल्फर युक्त पदार्थ के रूप में बाहर आएगा। जो जलवाष्प के रूप में बाहर आया अंदर से, क्या पूड़ी और सब्जी के छोटे छोटे बड़े बड़े जो टुकड़े वगैरह है, उसको हमने क्या कहा? उसको हमने कहा फ्यूमरोल। उसके बाद जो बड़े बड़े टुकड़ों के बाद जो छोटे छोटे जो सल्फर युक्त पदार्थ है, उसको हमने कहा सोल्फाटा। ठीक है, अब करते करते क्या है, अब आपका मुंह खुला हुआ और किए हुए हो आप, अंदर से कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आपको मन कर रहा है कि कुछ और आ जाए जिसके बाद आपको रिलैक्स मिले, लेकिन प्रयास किए जा रहे हो, मुंह खुला हुआ है लेकिन अंदर से कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, और जब अंदर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है, मुंह आपका खुला रहेगा, तो इस प्रकार की घटनाएं ज्वालामुखी में भी होती है। मुंह खुला ही रहता है, कुछ अंदर से निकलता ही नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मुफट। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की घटना है। अब इस घटना के आगे चलते हैं दोस्तों। अब इस घटना के आगे चलने के साथ क्या करते हैं कि हम एक और स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ठीक है, कि आप अपने इस पर देखेंगे, ठीक है, ये मान लीजिए कि आपका क्या हो गया? वोल्केनो कुंड हो गया। ठीक है ना, एक स्ट्रक्चर है हम लोग बना लेते हैं जहां से समझना हम लोग को आसान हो जाए। ठीक है, ये मान लीजिए पृथ्वी का एक धरातल हो गया। ठीक है, ये पृथ्वी का एक धरातल हो गया। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। ये मान लीजिए कि उतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, आप लोग समझदार हो, समझ जाओ। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ये आपका मैग्मा चैम्बर हो गया। क्या हो गया? मैग्मा चैम्बर हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका क्या करना है? यहाँ से मैग्मा आपको बाहर निकलना है। ठीक है, यहाँ क्या है आपका? प्लग लगा हुआ है। यहाँ क्या लग गया है आपका? प्लग लगा हुआ है। यहाँ हमने क्या देखा था? साइड वेंट देखा था, है ना? साइड क्या देखा था? वेंट देखा था। ठीक है, अब मैंने कहा कि मान लीजिए यहाँ से नहीं निकल पा। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए कोई स्थान है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है कि इस स्थान से, ठीक है, मैंने कहा कि जलवाष्प निकल रहा है, जो भी निकल रहा है, तो जिस स्थान से जलवाष्प निकलेगा, ठीक है, पेन में चेंज कर लूं, जिस स्थान से जलवाष्प निकलेगा यहाँ से, ठीक है, मान लीजिए इस स्थान से क्या है? आपका जलवाष्प निकल रहा है। ठीक है, तो इन जगह पे जो आपके क्या होंगे, इस घटना के बाद क्या होंगे? एक छोटे से छिद्र बन जाएंगे। ठीक है, जहां से क्या होता है? आपका गर्म जल जो है बाहर निकलता है। क्या निकलता है आपका? गर्म जल बाहर निकलता है। ठीक है, इस स्थान को क्या कहेंगे? इस स्थान को कहेंगे गीजर। क्या कहेंगे? गीजर। अब गर्म जल का जो गीजर है, समझ ही रहे हो, ठंडी का समय, इस समय आप लोग गीजर का प्रयोग कर ही रहे होगा। इस स्थान को क्या कहेंगे हम लोग? इस स्थान को कहेंगे हम लोग गीजर। ठीक है ना?
अब गीजर से क्या है, आपको जलवाष्प बाहर निकल रहा है। गीजर से क्या है, आपका जलवाष्प जो है, वेपर्स जो है वो आपको बाहर निकल रहा है। ठीक है। और वेपर्स के साथ साथ यहां से आपको क्या, कुछ मिट्टी के कण भी साथ में निकलेंगे पृथ्वी के अंदर से। पृथ्वी के अंदर से क्या होंगे, पृथ्वी के अंदर से क्या है, कुछ मृदा के कण भी साथ में निकलेंगे बाहर। ठीक है। और ये जो मिट्टी के कण बाहर जो निकलेंगे, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा जियोस्राइट। क्या कहा जाएगा, जियो जीसो राइट। ठीक है, क्या कहा जाएगा, जीसो राइट कहा जाएगा। अब इस प्रकार की जो घटना है वो घटना कहाँ होती है, क्या इस प्रकार की घटना पृथ्वी पे कहीं देखने को मिली है कि नहीं मिली है। तो इस प्रकार की जो घटना है दोस्तों, वो आपके यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के उत्तर में 49 डिग्री अगर हम चल रहे हैं, तो 49 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में हम देखें दोस्तों, कहाँ, 49 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में देखें तो आपका एक पार्क है जिसका नाम है येलो स्टोन नेशनल पार्क। क्या नाम है, येलो स्टोन नेशनल पार्क। कहाँ, यूएसए में 49 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश पे क्या है आपका येलो स्टोन नेशनल पार्क। और ये जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है दोस्तों, ये जो आपका बना है वो बना है आपके येलो स्टोन रिवर पे। कहाँ बना है, येलो स्टोन रिवर पे। और ये जो येलो स्टोन रिवर है जो दोस्तों, ये सहायक नदी है मिसौरी नदी की। ये सहायक नदी है मिसौरी नदी की, ये सहायक नदी। ठीक है। और ये जो येलो स्टोन रिवर जो है, और जो हाँ येलो स्टोन नेशनल पार्क जो बना है दोस्तों, ये आपका रॉकीज पर्वत के, रॉकीज पर्वत के गिरिपादीय क्षेत्र पे, यानी कि आपके फुट हिल्स वाले एरिया में आपका ये आपका है। यहीं से क्या होता है दोस्तों, आपका गीजर निकलता है। ठीक है, यहीं से क्या निकलता है आपका गीजर निकलता है। शब्दों को बड़े ध्यान से समझिएगा और एक एक टर्म को समझते चलिएगा। एक एक टर्म के बाद आपको क्या है, प्रोसेस को समझनी। ठीक है। अब मैंने कहा कि जब गीजर निकलेगा तो साथ में क्या होगा, आपके मिट्टी के कण भी निकलेंगे। गीजर जब निकलेगा तो गीजर के बाद क्या होंगे, गीजर के साथ साथ जो जलवाष्प होंगे उसमें मिट्टी के कण निकलेंगे। और इस मिट्टी के कण को हमने क्या कहा, इस मिट्टी को कण को कहा जियोसराइट। क्या कहा हमने, जियोसराइट कहा ना। ठीक है। अब ये जो मिट्टी के कण साथ साथ में निकलेंगे, ठीक है, ये जो मिट्टी के कण यानी कि जो पंख होंगे, ठीक है ना, जो मड होंगे, वो क्या करेंगे, कई सारे रंग के निकलते हैं, कई सारे कलर के निकलते हैं। कौन कौन से कलर के निकलते हैं, तो रेड, येलो और ब्राउन कलर के। ठीक है। और जब ये निकलेंगे तो ऐसा लगेगा किसी मिट्टी के बर्तन पे क्या किया गया है, पेंट किया गया है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पेंट पॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पेंट पॉट कहा जाता है। ठीक है। दिक्कत यहाँ तक किसी को, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा। इसे क्या कहा जाता है, पेंट पॉट कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा बात अगर हम कहें दोस्तों, ठीक है, एक दूसरी बात और भी हम कहें साथ में, तो हमने क्या देखा दोस्तों कि मान लीजिए ये ज्वालामुखी का है, ठीक है, चित्र। और यहां से हम क्या देख रहे हैं कि मैग्मा जो है, मैग्मा चेंबर से बाहर की तरफ निकलने के लिए यहां हमने जो टेम्परेचर देखा, ये टेम्परेचर देखा 800 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में। क्या टेम्परेचर देखा दोस्तों, 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना, 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब एक बात मुझे बताइए कि पृथ्वी के अंदर से कोई वस्तु, कोई भी आपका पदार्थ निकल रहा है, और एक का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस है और एक का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस है, तो सबसे पहले जो है ठंडा कूलिंग का जो प्रोसेस होगा वो किसका होगा, 800 डिग्री सेल्सियस वाले का या 1200 डिग्री सेल्सियस वाले का? बताइए। ठीक है, बताइए। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि किसका ज्यादा होगा, 800 वाला जल्दी ठंडा होगा कि 1200 जल्दी। ठीक है। मैंने पूछा क्या, कि कूलिंग का जो रेट होगा, जो आपके ठंडा होने की जो दर होगी, वो किसकी ज्यादा होगी, ठंडा होने की दर किसकी ज्यादा होगी। मैंने प्रश्न आपसे यही पूछा। ठीक, किसकी ज्यादा होगी,
1200 डिग्री सेल्सियस के ठंडे होने की दर जो है वो आपके 800 डिग्री सेल्सियस से क्या होगी, ज्यादा होगी। 1200 वाला जो है वो क्या होगा, जल्दी ठंडा। ठीक है। जब 1200 वाला जल्दी ठंडा होगा आपका, तो क्या होगा कि जल्दी ठंडे होने के चक्कर में क्या होगा कि जो इसके क्रिस्टल हैं वो क्या होंगे, खुरदुरे हो जाएंगे। जो इसके क्रिस्टल है वो क्या करेंगे, खुरदुरे हो जाएंगे। यानी कि पृथ्वी के मैग्मा वाले मैग्मा चैम्बर यानी कि स्टेनोस्फेयर से अगर 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास का कोई मैग्मा जो है, गर्म तरल पदार्थ जो है वो बाहर निकलेगा लावा के रूप में और पृथ्वी के ऊपर आकर ये क्या होगा, इस आपके क्रेटर से बाहर निकल कर, ठीक है, इसके बाहर आके धरातल पर आएगा, तो क्या होगा कि 1200 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, उसकी कूलिंग रेट जो होगी वो ज्यादा होगी। और कूलिंग रेट ज्यादा होगी तो यहाँ जो सरफेस का निर्माण करेगा इस जगह पर, ठीक है, तो वो सरफेस कैसा होगा दोस्तों, वो सरफेस होगा आपका रफ सरफेस। कैसा होगा, रफ सरफेस यानी कि खुरदुरा सतह। ठीक है। लेकिन वही अगर 800 डिग्री सेल्सियस वाला आपका बाहर निकला तो इसका कूलिंग रेट क्या होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है। और यहाँ जो सतह होगा वो सतह कैसा बनेगा, प्लेन सरफेस। कैसा बनेगा, प्लेन सरफेस। ठीक है, यानी कि चिकना सतह। क्या बना आपका, प्लेन सरफेस यानी कि चिकना सतह। ठीक है। तो रफ सरफेस जो है, ऐसे जो उदाहरण हैं आपको ऐसे उदाहरण प्रशांत महासागर के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। कहाँ, प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन के क्षेत्र में इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलेंगे। पैसिफिक ओशियन में अगर हम देखें दोस्तों, तो पैसिफिक ओशियन में हवाई द्वीप पर, हवाई आइलैंड पर इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है। कहाँ, हवाई आइलैंड पर। ठीक है। हवाई आइलैंड पर अगर हम देखें दोस्तों तो एक आपका है माउना लोआ। क्या नाम है, माउना लोआ। माउना जो लोआ है दोस्तों, वहां के जो आपके सरफेस, ठीक है, और दूसरा आपको उदाहरण जो मिलेगा वो उदाहरण क्या मिलेगा आपको, हवाई आइलैंड पे ही देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ आपको जो उदाहरण मिलेगा कि जो 1200 डिग्री सेल्सियस वाला है, यानी कि इधर का मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं कि 1200 डिग्री सेल्सियस वाला है और ये 800 डिग्री सेल्सियस। जो 1200 डिग्री सेल्सियस वाला जो आपका अंदर से जो आपका लावा मैग्मा जो निकला और लावा के रूप में जो है वो क्या हुआ, कूलिंग रेट जिसका फास्ट था, तो मैंने कहा ये खुरदुरा सतह बनाएगा। और इस प्रकार के जो खुरदुरा सतह होंगे उनको हम कहेंगे, इनका नाम क्या है, ओ ओ। क्या नाम है, इस प्रकार के जो सरफेस है उनको ओ ओ कहा जाता है। ठीक है। अब क्यों ओ कहा जाता है, अब इसको समझना है तो आप समझ सकते हैं कि भैया कैसा खुरदुरा सतह है। और खुरदुरा सतह पर आप चलोगे तो आपके पैर में चुभेगा, और आपके पैर में जब चुभेगा तो आप क्या बोलेंगे, ओ ओ, है ना। तो ये आपका जो है इस प्रकार के जो सतह जो होंगे, आपकी जो रचना होंगी रफ सरफेस की, उसको हम क्या कहते हैं, ओ ओ कहते हैं। ठीक है। लेकिन इधर के जो आपके प्लेन सरफेस है, अब इस प्लेन सरफेस पे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको कहीं पहुंचना है और स्लिप होके क्या हुआ, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया, तो खुश होके क्या कहेगा, ओ हो। ठीक है। यानी कि खुश होके क्या कहेगा, हो। ठीक है। तो इधर के जो आपका रचना है, जो कि आपका प्लेन सरफेस की जो रचना होती है उसको हम क्या कहते हैं, पो हो कहेंगे। इधर की जो रचना होगी उसको हम क्या कहेंगे, ओ कहेंगे। और इधर की रचना को हम क्या कहेंगे, पो हो कहेंगे। तो अभी तक हमने पृथ्वी क्या ये देखा कि पृथ्वी के अंदर मतलब ज्वालामुखी के प्रकार से ज्वालामुखी के द्वारा कैसी कैसी रचना होती है। अब हम लोग दोस्तों वोल्केनिक लैंडफॉर्म यानी कि ज्वालामुखी जो स्थल रूप की रचना होती है उसके बारे में हम और भी आगे की तरफ चलेंगे और एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि वोल्केनिक लैंडफॉर्म यानी कि ज्वालामुखी स्थल रूप। बताइए सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है सभी को, एंजॉय कर रहे हैं, लाइक शेयर करते रहिएगा दोस्तों। लाइक शेयर में कोई कमी नहीं। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है जिस पर आप लोग की क्लासेस चल रही है। और मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि इस टॉपिक को अगर आप लोग यहाँ देख लिए, ना कोई बुक देखना है ना कुछ देखना है, मोर देन सफिशिएंट। इतना डिटेल में यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा, इतने डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ।
और इतने डिटेल में इतने इंटरेस्ट के साथ इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आपके अंदर से वोल्केनो ज्वालामुखी का जो डर है ना वो छूमंतर हो जाए और आपको लगे कि अनूप सर की जो क्लास है उस क्लास में कुछ तो बात है। और आपको जब लग जाए कि अनूप सर की क्लास में कुछ बात है तो भैया इधर है कोड अनूप 10, इसके साथ जुड़ जाइए और इस विश्वास के साथ जुड़िए कि अगर मेरा हाथ आपने ऐसे थाम लिया ना, ठीक है, तो असफलता आपके करीब आ ही नहीं सकती। बस मेरा हाथ थाम कर मेरे हिसाब से चलिए, ईमानदारी से चलिए, बहुत कुछ किया जा सकता है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो लर्निंग ऐप डाउनलोड करके मुझे फॉलो कर लीजिए कि मेरी सारी क्लासेस के बारे में आपको जानकारी मिले। ठीक है। अब हमने बात किया क्या दोस्तों, वोल्केनिक लैंडफॉर्म यानी कि ज्वालामुखी से क्या क्या स्थल रूप बने। तो दोस्तों ज्वालामुखी से जो स्थल रूप बनेंगे वो पृथ्वी के अंदर भी बनेंगे और पृथ्वी के बाहर भी बनेंगे, है ना। तो पृथ्वी के जो बाहर बनेंगे इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। क्या कहेंगे, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, यानी कि बाह्य स्थल रूप। ठीक है। अब एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म जब लेंगे तो इसमें दो प्रकार के हो जाएंगे बाह्य स्थल रूप। एक तो होंगे आपके कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय, और दूसरे हो जाएंगे आपके ओशनिक। यहाँ ओशियंस में आपके निक्षेप देखने को मिलते हैं, ओशनिक यानी कि अधः समुद्री निक्षेप। ठीक है। दूसरा हम क्या देखेंगे, इंट्रोसिव, क्या देखेंगे, इंस्ट्रोसिव यानी कि आंतरिक स्थल रूप। ठीक है। आंतरिक स्थल रूप को भी हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन से आपके, कॉन्कोर्डेंट और दूसरा क्या है, डिसकॉन्कोर्डेंट, डिसकॉन्कोर्डेंट। ठीक है, या कि और भी क्या कह सकते हैं, ट्रांसग्रेसिव। ये सब आपके क्या है, वोल्केनिक लैंडफॉर्म यानी कि ज्वालामुखी स्थल रूप है, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, बाह्य स्थल रूप और आंतरिक स्थल रूप। बाह्य स्थल रूप को हमने क्या देखा, कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीप, और ओशनिक यानी कि अधः समुद्री निक्षेप। इंट्रूसिव में हमने क्या देखा, कॉन्कोर्डेंट और डिसकॉन्कोर्डेंट या ट्रांसग्रेसिव। ठीक है। इसके अलावा इसी के अंदर हम लोग और डिटेल में चलेंगे, और डिटेल में चल के इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे एक्सक्लूसिव लैंड फॉर्म जो है जिसमें कॉन्टिनेंटल हम वॉल्केनिक माउंटेन देखेंगे, वॉल्केनिक कोन रखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। इसके आगे कल दोपहर 2 बजे हम लोग फिर से मिलते हैं और इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं आपके साथ। ठीक है, कैसा लगा आज का क्लास जरूर बताइएगा। और उसके बाद कल मिलते हैं। अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो गूगल के प्ले स्टोर पर जाके दोस्तों अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, फी स्ट्रक्चर आ जाएगा। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर आपको फ्री क्लासेस देखनी है दोस्तों, अनूप 10 कोड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, फ्री क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्री क्लासेस देखिए इस कोड के माध्यम से दोस्तों, अनूप 10 कोड के माध्यम से। और अनूप 10 कोड के माध्यम से ही आप क्या कर सकते हैं, जो कि आपका 24 मंथ का फी जो है 8400 है। 12 महीने का जो फी हो 7000 है, जिसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल प्लस इंटरव्यू सबकी तैयारी कराई जाएगी दोस्तों। इसको आप ले सकते हैं। इस कोड को जैसे यूज करेंगे तो आपको फ्री में 10% ऑफ मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कोड का यूज कीजिए जो आपके स्क्रीन पर है। स्टेट पीएससी पे आइए, स्टेट पीएससी के बाद यूपी पीएससी पे चले आइए, यूपी पीएससी के बाद प्लस, प्लस के बाद गेट सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आपके सामने फी स्ट्रक्चर, 1 महीने का 1400, 3 महीने का 3500, 6 महीने का 5600, 12 महीने का 7000, 24 महीने का 8400, ये सारा फी है। कोड अनोप 10 है, इस कोड का यूज करना दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर कल सुबह 9 बजे हम लोग करंट अफेयर के सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों, और सुबह की करंट अफेयर की क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिए। और
ज्वालामुखी के इसके पहले का टॉपिक नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए और कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, नोट्स बनाना मत भूलिएगा और पढ़ते रहिए, अच्छा कुछ करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, हँसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को एन्जॉय करते रहिए, मौज-मस्ती थोड़ा-सा कर लिया कीजिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 9 बजे, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।